हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय के दूसरे अध्याय का प्रश्न उत्तर, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत हो रही थी तो आज की वीडियो देखने के बाद आप सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से कर लेंगे। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि आपको कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तभी तो इसका अध्याय करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने क्या क्या सीखा उसको एक शॉर्ट जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो आपने क्या सीखा इसको इस तरीके से बना लिया मैंने। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से अकेली आँखों से नहीं दिखाई देते। ठीक है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो किसकी मदद से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। अगला पॉइंट है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। अगला पॉइंट है, विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु, पादप तथा जंतु में गुणन करते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्टों को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। और लास्ट पॉइंट है, विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ये तो हो गया वो पॉइंट जो आपने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखा था। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे आप लोगों को एक बार दिखा दिया है। अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न। ये जो आपने अभी मैंने आपको दिखाया कि आपने क्या सीखा था इस चैप्टर से, वो चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने डिटेल से चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी ये अगर आपने क्या सीखा, अभी मैंने जितने पॉइंट बताए वो उतने पॉइंट भी पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, क ख ग घ 4 है क्वेश्चन यहाँ पे, उसके उत्तर मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, तो इसको आप इस तरीके से देख के कर भी सकते हैं। यहाँ पे मैं करा भी देता हूँ। सूक्ष्म जीवों को डैश डैश यहाँ पे ब्लैंक है, इसमें आपको भरना है, की सहायता से देखा जा सकता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है, ख, नीले हरे शैवाल वायु से डैश 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 का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो। अगला है, ग, एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लेवल के लिए भी। अगला पॉइंट है, घ, हैजा डैश 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 के द्वारा होता है। तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाना है। क है यहाँ पे क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। अभी आपने पढ़ा, तो ईस्ट का उपयोग कहाँ पे होता है? ईस्ट का उपयोग अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, एल्कोहल के उत्पादन के लिए सूक्ष्मजीव के रूप में किया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क का यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नीचे आंसर रख रखा है,
उत्तर नीचे आप देख सकते हैं, क का दूसरा है। क का दूसरा मतलब एल्कोहल। ख है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेटोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट। तो ख का देख लीजिए, यहाँ पे ख का भी दूसरा है, तो यानी कि ख का निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेटोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? उसका एक जगह से दूसरी जगह उसके वायरस को, उसके जीवाणुओं को कौन पहुंचाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ग का है आपका पहला, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये भी आपसे पूछ लेता है कि जो मलेरिया फैलती है, आपसे एक कंपटीशन में पूछ लेता है कि मलेरिया किस तरीके के मच्छर से फैलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मादा मच्छर होती हैं, एनाफ्लीज इसका नाम होता है। उसके बाद अगला है घ, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? घ का दूसरा है घरेलू मक्खी। ठीक। अगला है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका देख लीजिए आंसर है तीसरा, यानी कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से। और लास्ट है च, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। ठीक, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम ए में क ख ग घ ङ च ये दिया गया है, और इधर कॉलम 2 में 1 2 3 4 रोमन में लिखा गया 7 तक। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, क का आपको मिलाना है, जीवाणु को मिलाना है, तो जीवाणु का हो जाएगा हैजा का कारण। ख है राइजोबियम, ख का है पहला नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ग है लैक्टोबैसिलस, इसका है आपका दूसरा दही का जमना। ठीक है, अब आपसे ये पूछ सकता है कंपटीशन में एक क्वेश्चन कि दही का जमना किस जीवाणु के कारण होता है, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका देख लीजिए है आपका लैक्टोबैसिलस। घ है ईस्ट, ईस्ट का आपको मिलाना है, तो ईस्ट का हो जाएगा ब्रेड की बेकिंग में इसका कार्य। अंग है एक प्रोटोजोआ है आपका, तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन मलेरिया का कारक। लास्ट है एक विषाणु, लास्ट वाले का है आपका देख लीजिए छठवां ऑप्शन, एक विषाणु AIDS यानी कि एड्स का कारक है। ठीक है, ये आपका मिलान हो गया। इधर 6 दिए गए थे, इधर 7 था, तो आपका एक बच गया इधर, इसको छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए, जाहिर सी बात है सूक्ष्म जीव मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बिना यंत्र की सहायता से, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जा सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले तो नहीं, उसकी कारण को बताना है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, सूक्ष्म जीवों को हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म जीव आकार में बहुत ही अधिक छोटे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम केवल सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे उसका उत्तर देख लीजिए, 4 वर्ग होते हैं इनके। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। जीवाणु, इसके अंतर्गत आते हैं स्पाइटल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। 2 तरीके के होते हैं, स्पाइटल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। कवक है दूसरा यहाँ पे वर्ग, इसके अंतर्गत देख लीजिए लिखा गया है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। और तीसरा है प्रोटोजोआ, इसके अंतर्गत आता है अमीबा और पैरामीशियम। और चौथा वर्ग है यहाँ पे शैवाल, इसमें देख लीजिए आता है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ठीक, और इसके बाद आता है आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने के वाले सूक्ष्मजीवों का नाम लिखिए। तो इसके सूक्ष्मजीवों का नाम यहाँ पे लिखना है राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। अब आता है 7वां क्वेश्चन, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखना है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 पंक्तियाँ यहाँ पे लिखा गया है। पहला है यहाँ पे, जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। ये किण्वन अथवा फर्मेंटेशन के में सहायक होते हैं। ये अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायता करते हैं। ये मनुष्यों तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी उपयोगी होते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। ये कृषि में मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करने में भी सहायता देते हैं।
टीका बनाने में भी इनका उपयोग होता है। अचार, पनीर तथा अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी इनसे सहायता मिलती है। और लास्ट पॉइंट है, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो इनके जीवाणुओं के बारे में यहाँ पे, सूक्ष्म जीवों के बारे में अच्छी बातें लिखनी थी, उनकी उपयोगिता के बारे में लिखनी थी, तो यहाँ पे सारी उपयोगिता के बारे में 10 पॉइंट लिखा गया है। इसको आप देख के लिख लीजिएगा। अब आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। अभी तक आपने उनका लाभ देखा, अब इनके सूक्ष्म जीवों के बारे में हानियाँ यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं, आपसे कहा था कि 10 पंक्तियाँ लिखना है या कितनी पंक्तियाँ लिखना है, जिस तरीके से 7वें क्वेश्चन में बोला था। तो यहाँ पे आप कितनी भी लाइन लिख सकते हैं, कम से कम 5 से 6 लाइन तो लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है, कुछ जीवाणु पौधे एवं खाद्यान्नों को नष्ट करते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ जीवाणु मनुष्यों एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा ही लिखा गया है, कुछ जीवाणु भूमि के नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। चौथा पॉइंट है, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। 5वां पॉइंट है, कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न करते हैं। 7वां पॉइंट है, कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट है 8वां, कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। ये 8वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब 9वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आपके अभ्यास पुस्तिका का। 9वां क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो यहाँ पे उसका उत्तर देख लीजिए, लिखा गया प्रतिजैविक के बारे में, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कहलाती हैं। आपने एंटीबायोटिक कई बार सुना होगा, उसका हिंदी यहाँ पे देख लीजिए है प्रतिजैविक। जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का पूरा चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। मेरे बताने के तरीके में अगर आप लोगों को कोई कमी लगी हो या फिर कुछ अच्छाई लगी हो तो आप लोग ज़रूर बताया करिए कमेंट में कि आप लोगों को क्या कमी लगी है, आप लोगों को क्या अच्छाई लगी है। अच्छाई बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन कमियां ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को दूर करके और अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों की हेल्प इसी तरीके से करता रहूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही अपलोड करता हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको पहुँचती है, उसको आप देखते हैं तो आपको लाभ ही मिलेगा, हानि किसी तरीके से नहीं होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अपने दोस्तों के साथ भी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की वीडियोज़ को शेयर करिए, जिससे उनका भी लाभ मिल सके उनको भी। और अगर आप लोगों को किसी भी एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर उन क्वेश्चनों का आंसर मैं अपलोड कर सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।